जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे, बैठ करके पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आशा मिशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम आप लोगों के बीच फिर से हुमायूं के जीवन काल का एक नया गाथा के साथ और नए अध्याय के साथ आप लोगों के बीच प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को पहले पढ़ाया था कि हुमायूं का जो जीवन काल था, शासन काल था, 1508 में हुमायूं का जन्म हुआ। उसके बाद अपने पिता बाबर के मृत्यु के बाद 1530 में हुमायूं को आगरा की गद्दी प्राप्त हुई थी। जब हुमायूं को आगरा की गद्दी प्राप्त हुई 1530 में, तो उन्होंने अपने पिता के वसीयत के हिसाब से जो अपने साम्राज्य का सभी भाइयों में बराबर बराबर बंटवारा कर दिया। गद्दी पर बैठते ही हुमायूं को कई ऐसे शासक का सामना करना पड़ा जो इसके प्रतिद्वंदी थे, जिनमें सबसे पहले थे गुजरात के शासक और दूसरे थे अफगान शासक शेरशाह सूरी, जो कि दक्षिण बिहार के शासक थे। इन दोनों के को लेकर के शेरशाह सूरी के साथ इनका सबसे भयानक युद्ध हुआ। पहला चौसा का युद्ध, दूसरा कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, जो कि प्रमुख युद्ध था। बिलग्राम के युद्ध के बाद, यानी कि कन्नौज के युद्ध के बाद 1540 में जो बिलग्राम का युद्ध हुआ था, बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं हार गया। हुमायूं जो है शेरशाह सूरी से, किनसे हारा? शेरशाह सूरी से हार गया। हारने के बाद हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़नी पड़ी और दिल्ली से बाहर, यानी कि भारत से बाहर भागना पड़ा। उसे दिल्ली की गद्दी छोड़ भागना पड़ा और लगभग इस 1540 के बिलग्राम युद्ध के बाद शेरशाह सूरी को अपना जीवन 15 साल तक, लगभग 15 साल तक जीवन एक निर्वासन में गुजारना पड़ा। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में गुजारना पड़ा जो दूसरे के यहाँ निर्वासित हो, एक जगह से दूसरी जगह भटक रहा हो। हम बताएंगे, उससे पहले हम ये बता दें आपको कि इनका जो शासनकाल था, सबसे पहला शासनकाल 1530 में शुरू होता है और 1530 से यह 1540 तक चलता है। 1530 से 1540 तक चलता है पहला शासनकाल। उसके बाद इनको भारत छोड़ करके, यानी कि दिल्ली की गद्दी छोड़ करके भागना पड़ता है और यह भाग करके चले जाते हैं पंजाब के एक व्यक्ति, राजा थे जिनका नाम था बीरसाल। क्या नाम था? बीरसाल। पंजाब के अमरकोट के राजा थे जिनका नाम था बीरसाल, और हुमायूं जो है सो बीरसाल के शरण में चले जाते हैं। भाग करके बीरसाल के शरण में चले जाते हैं और उन्हीं के पास कई वर्षों तक जीवन यापन करते हैं। इनके पास अब अपना कोई राज्य नहीं, अपना कोई क्षेत्र नहीं, कुछ नहीं। यह पंजाब के राजा के पास चले जाते हैं, बीरसाल के पास, और वहीं पे अपना जीवन यापन करते हैं। 1540 में भागते हैं और जैसे ही पंजाब पहुंचते हैं तो 1541 में यह उसी बीरसाल के महल में अपने गुरु मीर अली की पुत्री मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह करता है 1541 में ही। अपने गुरु, यानी कि इनके सूफी संत थे मीर अली, उनके पुत्री हमीदा बानो बेगम से 1541 में हुमायूं क्या करता है? विवाह करता है। जब इनको 1540 में गद्दी से हटा दिया गया और यह भारत छोड़ करके निकल गए, तब
जब जब पहुंचते हैं पंजाब के अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में, तब वहां पे 1541 में हमीदा बानो बेगम यानी कि अपने ही गुरु की पुत्री मीर अली यानी कि इनके गुरु थे, सूफी संत थे, उनकी पुत्री के साथ यह विवाह करते हैं 1541 में। उसी हमीदा बानो बेगम से एक पुत्र जन्म लेता है 1542 में। 1542 में इसी हमीदा बानो बेगम से एक पुत्र जन्म लेता है, जो कि आगे चल करके हमारे भारत का एक महान सम्राट बनता है, सम्राट अकबर। इसी हमीदा बानो बेगम से 15 अक्टूबर 1542 को जन्म लेता है। 15 अक्टूबर 1542 को जन्म लेता है। इनकी माता कौन थी? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम यानी कि जिनसे विवाह किया था हुमायूं 1541 में अपने गुरु सूफी संत मीर अली के पुत्री हमीदा बानो बेगम। उसी हमीदा बानो बेगम से इनका एक पुत्र जन्म लेता है, जिनका नाम अकबर पड़ता है, जो कि हमारे भारत का एक महान सम्राट कहलाता है। हमीदा बानो बेगम जो कि मीर अली की पुत्री थी, और इसी बीरसाल के महल में ही इन्होंने अकबर को जन्म दिया था 1542 में। डेट याद रखिएगा बाबू, क्योंकि आगे चल करके इसी को पढ़ना है। 15 अक्टूबर 1542 को जन्म हुआ अकबर का, जो कि हमारे भारत का एक महान सम्राट कहलाएगा, आने वाले भविष्य में कहलाएगा। जब अकबर जन्म हो गया 1542 में अकबर जन्म हो गया, तब जो हुमायूं 1542 में ही पूर्ण रूप से भारत छोड़ करके फारस यानी कि ईरान चला जाता है। कहाँ चला जाता है? ईरान चला जाता है, फारस चला जाता है, ईरान चला जाता है, और वहां के शासक शाह तमसप से मदद मांगता है। शाह तमसप से क्या मांगता है? मदद मांगता है। शाह तमसप जो कि फारस का राजा था, इसके शरण में चला जाता है हुमायूं 1542 में, और इनसे मदद मांगती है पुनः अपने राज्य, पुनः अपनी गद्दी, पुनः अपने मुगल वंश को स्थापित करने के लिए। और यहाँ पर रह करके यह जो है सो अपनी सेना को संगठित करना शुरू कर देता है। ध्यान रखिएगा, कहाँ? फारस के राजा के पास जाकर के, जिनका नाम क्या है? शाह तमसप, नाम याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 2-3 वर्ष उनके पास रहने के बाद, अपने सेना को संगठित करने के बाद, तब जो है हुमायूं 1545 में हुमायूं पहुंचता है काबुल, और 1545 में काबुल पर आक्रमण कर देता है। 1545 में। आप लोग को शायद ध्यान नहीं होगा, या आप लोग को हम याद करवा दे बाबू, जब हम पढ़ा रहे थे हुमायूं का शुरुआती जीवन, जब बताए थे कि उसने साम्राज्य का क्या किया था? विभाजन किया था। तो विभाजन के समय में ही 1545 यानी कि विभाजन के समय में ही उसने अपने किसी भाई को काबुल दिया था। किसको? कमरान को। किसको दिया था? कमरान को। ध्यान होगा आप लोग को। जब साम्राज्य का विभाजन किया था, तो तब 1545 में जब यह अपने सेना को संगठित कर लिया फारस में, तब वहां से जब वापस आया, तो उसने काबुल को घेरा, और काबुल को घेर करके 1545 में अपने भाई कमरान से काबुल लेता है, काबुल जीतता है, और
पुनः से अपनी सेना को वहां स्थापित करता है और पुनः से मुगलों के अधिकार में काबुल को ले आता है। काबुल और कंधार जो है सो किनके अंतर्गत आ जाता है, फिर से हुमायूं के अंतर्गत। उसके बाद 1555 में हुमायूं मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ते हैं अफगानों से। अफगानों से मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ते हैं, यानी कि मच्छीवाड़ा पंजाब के क्षेत्रों में पड़ जाता है बाबू, पंजाब के क्षेत्रों में मच्छीवाड़ा पड़ जाता है और यहाँ पर अफगानों को हराते हैं और पंजाब को भी अपने अधीन फिर से ले लेते हैं। फिर 1556 में सरहिंद का युद्ध लड़ते हैं। 1556 में सरहिंद का युद्ध लड़ते हैं अफगानों से सरहिंद का युद्ध लड़ते हैं। आप लोग को शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई अफगान क्या। आपको हम बताए थे कि जब 1540 में हुमायूं हारा बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं हारा, तो हार करके वह दिल्ली छोड़ भाग निकला। तब दिल्ली की गद्दी पर एक नया वंश स्थापित हुआ था, जिस वंश का नाम था सूरवंश। और इसको स्थापित करने वाला कौन था, तो शेर शाह सूरी था। इसने सूरवंश का स्थापना किया दिल्ली के गद्दी पर। और शेरशाह सूरी एक अफगान शासक था। कैसा शासक था? अफगान शासक था। ध्यान रखिएगा, शेरशाह सूरी कैसा शासक था? अफगान शासक था। तो पुनः से दिल्ली पर दूसरा अफगान शासक का सत्ता हो गया, दूसरे बार सूरवंश का स्थापना हो गया। लेकिन 1556 आते आते सूरवंश का शासक हो गया शेरशाह सूरी का पुत्र सिकंदर सूरी। कौन हो गया? सिकंदर सूरी। शेरशाह सूरी का पुत्र था सिकंदर सूरी। तब 1556 में जब सरहिंद का युद्ध हुआ हुमायूं और अफगान सेनाओं में, तो अफगान सेना का नेतृत्व कर रहा था सिकंदर सूरी। कौन कर रहा था? सिकंदर सूरी। और इस युद्ध में सिकंदर सूरी की बहुत बुरी तरह से हार हो गई और हारने के बाद पुनः से दिल्ली की जो गद्दी थी, वह दिल्ली की गद्दी हुमायूं के हाथ में आ जाती है। किनके हाथ में आ जाती है? हुमायूं के हाथ में आ जाती है। कब? 1556 में। किसे हराने के बाद? तो सिकंदर सूरी को हराने के बाद। सिकंदर सूरी, ध्यान रखिएगा, सिकंदर सूरी को हराने के बाद। यह सिकंदर सूरी था कौन? तो सिकंदर सूरी सूरवंश के शासक और शेरशाह सूरी का पुत्र था। कौन था? शेरशाह सूरी का पुत्र था। कौन? सिकंदर सूरी। इसको 1556 के सरहिंद के युद्ध में, किस युद्ध में? सरहिंद के युद्ध में हुमायूं इसको हराया और पुनः से दिल्ली के गद्दी पर मुगल वंश को स्थापित किया। जुलाई 1556 में पुनः से जो है हुमायूं राज तिलक करवाता है और दिल्ली के गद्दी पर फिर से मुगल वंश को स्थापित करता है, यानी कि अपने वंश को फिर से सुरक्षित कर लेता है। 1556 में फिर से अपना राज तिलक करवाता है और फिर से हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठ जाता है। कौन? हुमायूं। 1556 में, ध्यान रखिएगा, 1556 में, यानी कि जुलाई 1556 में दिल्ली के गद्दी पर हुमायूं बैठता है और पुनः से मुगल वंश को क्या करता है? मुगल वंश को स्थापित करता है। कौन? हुमायूं 1556 में। लेकिन बाबू यह जो खुशी था हुमायूं का, यह ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया, क्योंकि 1556 में इसने
1556 में इसने दिल्ली की गद्दी पर बैठा और 1556 में ही सिंहासन पर बैठने के तुरंत बाद ही, कुछ दिन बाद ही, इसी का बसाया नगर जो था उसमें बनाया गया एक पुस्तकालय था जिसका नाम था क्या? शेर मंडल। हमने पिछले क्लास में कहा भी था कि इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, शेर मंडल को आप लोग ध्यान रखिएगा, हम आएगा बीच में। यानी कि सिंहासन प्राप्त करने के कुछ दिन बाद ही अपने ही पुस्तकालय से शेर मंडल, पुस्तकालय का नाम क्या था? शेर ए मंडल। क्या नाम था? शेर ए मंडल। शेर ए मंडल के सीढ़ियों से अचानक गिर करके इनकी मृत्यु हो गई 1556 में ही। 1556 में ही इनकी दिल्ली के अपने बनाए पुस्तकालय से अचानक चोट लग गई, जिनसे इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इतिहासकार जो इनके थे लेनपुल, इतिहासकार लेनपुल कहते हैं कि हुमायूं के जीवन जो था एक ऐसा जीवन था जो जिंदगी भर हुमायूं लड़खड़ाता ही रहा। कभी ये युद्ध, कभी ये युद्ध, कभी ये लड़ना है, और अंततः वह लड़खड़ाते हुए ही क्या हो गया? मारा गया। हालांकि हुमायूं के जो जीवन कथा था उसकी बहन गुलबदन बेगम ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा में गुलबदन बेगम ने हुमायूं के जीवन गाथा को लिखा है, और हुमायूं का जब देहांत हुआ तब उनका जो मकबरा है वह दिल्ली में बनाया गया। मकबरा कहाँ बनाया गया? हुमायूं का मकबरा कहाँ? दिल्ली में। कहाँ बनाया गया? दिल्ली में एक बहुत सुंदर ताजमहल का पुरोगामी कहा जाता है उनके मकबरा को, यानी कि ताजमहल से जैसा ही है लेकिन उसका पुरोगामी, यानी कि उसी को देख करके ताजमहल को बनाया गया, उसी के आधार पर। यानी कि दिल्ली में स्थित है इनका मकबरा, यानी कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, जिसको किसने बनाया था? इन्हीं के जो बेगम थी हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम कौन थी? हमीदा बानो बेगम, वही हमीदा बानो बेगम, यानी कि इनके सूफी संत मीर अली की पुत्री और अकबर की माँ कौन थी? हमीदा बानो बेगम। इसी ने इनका मकबरा बनवाया था। हुमायूं जो था बाबू, अपने जीवन में कई जगह पर अपने भाइयों से विश्वासघात हुआ, कई लोगों से बार बार ठोकर खाते हुए, लेकिन इसने हार नहीं मानी। इसके जीवन का एक सबसे अहम अध्याय है कि इसने हार नहीं मानी। कितना भी गिरा, कितना भी ठोकर खाया, इसने हार नहीं माना। कहावत है, जो गिरता है, जो ठोकर खाता है वही काफी ऊंचाई तक जाता है। जो ठोकर खाता है वही काफी ऊंचाई तक जाता है, और जो बार बार गिर के उठता है वही तो इतिहास के पन्नों पे रहता है। और ये बात जो है बाबू, यह हुमायूं के लिए एकदम परफेक्ट था, क्योंकि यह जिंदगी भर तो लड़खड़ाता ही रहा और मरा भी बेचारा लड़खड़ा करके, गिर करके, लेकिन इसने कभी हिम्मत नहीं हारी। एक समय आया कि इसके पास कोई साम्राज्य नहीं था, ये किसी दूसरे के घर में एक अजनबी, एक मेहमान के तरह जीवन यापन कर रहा था, भटकता हुआ जीवन जी रहा था। और पुनः इसने यह करके दिखला दिया कि कोई व्यक्ति अगर गिरता है तो उठता भी है। जब हुमायूं के पास कुछ नहीं था तो एक तरह से वह गिरा हुआ था और फिर से पुनः उसने सारा कुछ को प्राप्त कर लिया। लेकिन अफसोस है कि उस प्राप्ति की खुशी उसके पास ज्यादा दिन तक रह नहीं पाई थी। ठीक है, समझ गए? धन्यवाद। बाद बाकी आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सजेस्ट कीजिए कि हमें और कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। धन्यवाद।